जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पाठ्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जीके 2020 भाग 40 के विषय में मिलकर के चर्चा करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, जीभ के किस भाग से तीखा स्वाद मिलता है? कड़वा या तीखा, जीभ के किस भाग से तीखा स्वाद मिलता है? तो जीभ के जो पिछला हिस्सा होता है उससे तीखा या कड़वा स्वाद मिलता है, और जीभ के आगे वाले भाग से, अग्र भाग से मीठा स्वाद मिलता है। जीभ के आगे भाग से मीठा स्वाद मिलता है, और जीभ के पश्च भाग से, पिछले भाग से हमको कौन सा स्वाद मिलता है? तो तीखा या कड़वा स्वाद मिलता है। और जीभ के बीचों बीच वाले भाग से कोई स्वाद नहीं मिलता है। ओके दोस्तों, और साथ ही जीभ में ये याद रखिए कि हाँ, और जीभ के ये साइड वाले, आगे के बगल वाले भाग से हमको नमकीन स्वाद मिलता है, और बगल वाले जो पीछे का हिस्सा है उससे हमको खट्टा स्वाद मिलता है। और जीभ किस ऊतक का बना होता है? तो जीभ संयोजी ऊतक का बना होता है। जीभ किस ऊतक से बनता है? तो जीभ संयोजी ऊतक से बनता है। ओके, आगे LAT एंजाइम निकलता है। तो पहले LAT जानिए, तो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है कहाँ से? तो अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज ग्लैंड से। ठीक है, अग्नाशय या पैनक्रियाज ग्लैंड से निकलते हैं। कौन सा एंजाइम निकलता है? LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ओके, अग्नाशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों रूप में कार्य करती है। और साथ ही ये भी याद रखिए, LAT जो एंजाइम है इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। तो अग्नाशय ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि ये है, और अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों रूपों में कार्य करती है। और इससे जो एंजाइम निकलता है वो LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, और इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। और इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव भी कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव भी कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ओके, इंसुलिन की कमी होने पर कौन सा रोग होता है? शुगर या डायबिटीज रोग होता है। ओके, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? तो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है अवाविल स्विफ्ट। अवाविल स्विफ्ट। और सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। और सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी है अवाविल स्विफ्ट। ओके, और सबसे विश्व का सबसे बड़ा पक्षी तो शुतुरमुर्ग है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी वर्ग कौन सा है? पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है। ओके, यूथेरिया है, तो यूथेरिया, मेटाथेरिया और प्रोटोथेरिया ये स्तनधारी के भाग हैं। ओके, तो यूथेरिया जो स्तनधारी वर्ग होता है उसमें 3 भाग हैं, यूथेरिया, मेटाथेरिया, प्रोटोथेरिया। ठीक है, अब यूथेरिया में हम आते हैं। तो यूथेरिया वैसे ग्रुप में, यूथेरिया जो भाग है इसमें ऐसे प्राणी आते हैं जिनके शरीर, पूरा शरीर जो है बन जाता है गर्भ में ही। ऐसे स्तनधारी जिनका पूरा शरीर गर्भ में ही बन जाता है उस समूह को कहते हैं क्या? यूथेरिया। ऐसे स्तनधारी जिनका पूरा शरीर गर्भ में ही बन जाता है उसे कहते हैं यूथेरिया। ओके, आगे विद्युत पंखों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो विद्युत पंखों में यांत्रिक ऊर्जा होती है। ध्यान से जानिए, जो पंखा होता है, विद्युत पंखा, ये ऊंचाई पर होता है। तो ऊंचाई पर होता है इसलिए स्थितिज ऊर्जा भी है, और जब विद्युत मिलती है उसे तो गति भी करता है, और गति करने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है। तो जब किसी भी यंत्र में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है तो उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। जहां गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
तो जो विद्युत पंखा होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। ओके, आगे सोलास वन पाए जाते हैं। तो सोलास वन नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर सोलास वन पाए जाते हैं। ये ठंडे वन होते हैं, ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन होते हैं। तो सोलास वन नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं 1500 मीटर की ऊंचाई पर। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इसका विस्तार है। अगर पूछा जाए कि ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोडा बेटा। और साथ ही ये भी आप याद रखिए कि नीलगिरी पहाड़ी सबसे ज्यादा किस राज्य में फैली है, तो सबसे ज्यादा कहाँ फैली है, तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, तमिलनाडु में है। ओके, मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है, तो मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ है, तो क्राकाटोआ और मेरापी दोनों ज्वालामुखी कहाँ है, इंडोनेशिया में। विसुवियस कहाँ है, इटली में है। विसुवियस इटली में। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में है। ओके, फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में। मोनालोआ कहाँ है, किलायू कहाँ है, तो मोनालोआ ज्वालामुखी और किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है। कहाँ है, हवाई द्वीप पर है। दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू और सबसे बड़ा सक्रिय मोनालोआ। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, मोनालोआ। और भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। काबुली वाला पुस्तक किसने लिखी है, तो काबुली वाला पुस्तक टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। साथ ही गीतांजलि, जिस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था, ये गीतांजलि के भी लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, गोरा भी किताब पुस्तक कौन लिखे हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं। ओके, आगे गोकक जलप्रपात किस नदी पर है, तो गोकक जलप्रपात कृष्णा नदी, घाटप्रभा नदी पर है। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर है और किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है और किस नदी पर है, तो घाटप्रभा नदी पर है। ओके, नेपियर संग्रहालय कहाँ है, तो नेपियर संग्रहालय तिरुअनंतपुरम केरल में है। नेपियर संग्रहालय कहाँ है, तिरुअनंतपुरम केरल में है। और साथ ही सैयद सालार जंग अगर म्यूजियम पूछे या संग्रहालय पूछे तो कहाँ है, तो हैदराबाद में। ये दोनों आप याद रखिए दोस्तों, सैयद सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में, ओके, और नेपियर संग्रहालय तिरुअनंतपुरम केरल में है। इन दोनों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी, जो जब तिलक 1896-97 में कर न देने, अंग्रेजों को टैक्स न देने के लिए आंदोलन चला रहे थे, उसी दौरान वहां की जनता, महाराष्ट्र की जनता ने इन्हें तिलक की या लोकमान्य की, तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी। तो 1896-97 में कर न देने के लिए आंदोलन जो चलाए थे, उसी समय जनता ने इनको लोकमान्य की उपाधि दी थी। किसको, बाल गंगाधर तिलक को। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो दोस्तों इसमें ध्यान रखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना आप किताबों में पढ़ेंगे तो नागभट्ट। ओके, नागभट्ट। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। ओके, ये दोनों मिलता है तो आप विकल्प के हिसाब से तय कर सकते हैं। ओके, कांगेर घाटी स्थित है। कांगेर घाटी कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर घाटी कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। जगदलपुर जिला पड़ता है, उसी के पास में स्थित है कांगेर घाटी। तो कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। ओके, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक उसने ही लिखी है जिसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल दोनों लिखी है। तो तीनों पुस्तक एक साथ याद करिए, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ओके, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो,
ये तीनों पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। इस तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। ओके, आगे श्रीशैलम परियोजना, तो ये श्रीशैलम परियोजना कहाँ है? श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर है? तो श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है और यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर से सुनिए, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों की संयुक्त परियोजना है। ओके, तो श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर। आगे NEFT का पूरा नाम क्या है? NEFT का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। NEFT का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, खुल्लम चेराव चेलम नृत्य किस राज्य का है? तो खुल्लम चेराव चेलम नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। खुल्लम चेराव और चेलम नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। छऊ नृत्य कहाँ का है? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ का है। ओके, तो ये भी याद रखिए। अंतरिक्ष यात्री किस मंडल में रहते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री आयन मंडल में रहते हैं। अंतरिक्ष यात्री किस मंडल में रहते हैं? आयन मंडल में। हम वायुमंडल को कई स्तरों में बांटते हैं। सबसे निचला स्तर कौन सा है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल जिसका तापमान बहुत कम होता है, माइनस में होता है, तो मध्य मंडल। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर वायुमंडल। तो समताप मंडल में जो अंतरिक्ष स्टेशन होता है, जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, वो किस मंडल में रहते हैं? तो समताप मंडल में रहते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विमान चालक किस मंडल में विमान उड़ाना पसंद करते हैं? तो समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में है? समताप मंडल में है। ओके, और मौसमी गतिविधियां, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, वर्षा होना, ये किस मंडल में होता है? तो ये क्षोभ मंडल में होता है। ओके, कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो सबसे पहले जानिए, कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में दिया जाता है और ये किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में दिया जाता है और यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ है? तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम नामक स्थान पर है। तो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये 20 प्रश्नों का कलेक्शन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से याद हुए होंगे, पसंद आए होंगे। आप वीडियो को 1-2 बार और देखेंगे तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।